हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। हमारे ख्याल और उम्मीद से आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि सेमेस्टर की तैयारी को सबसे बेहतरीन तरीके से कराने के लिए आपके साथ हमेशा सारथी का साथ होता है। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में सारथी के माध्यम से तैयारी किए हैं उनको पता होगा कि सारथी का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है आपके एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक सारथी के बारे में नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सारथी का, वहां से आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है और फिर आपको ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से अपने रेस्पेक्टिव कोर्स का सारथी ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं और आपके दिलों की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ रही होंगी और हम ये हरगिज नहीं चाहते हैं कि आप लोग किसी भी प्रकार की मुसीबत में पड़े, इसलिए हमेशा से सारथी आपकी मदद करने के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बार भी सारथी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, बस आपके साथ की आवश्यकता है। सारथी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी अब एग्जाम जो करवाएगी वो 100% एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी अब से आपका जो एग्जाम होगा वो 100% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। इसीलिए आपको अपने एग्जाम में अगर आप बेहतरीन करना चाहते हैं तो एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग लगातार आपके एमसीक्यूज ला रहे हैं ताकि आपकी जो एग्जाम है वो आप बेहतर कर पाए। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन। एक समझौता कब अनुबंध बन जाता है? जब दोनों पार्टीज, ये इसके लिए कुछ विचार है एंड देयर इज सम कंसीडरेशन फॉर इट। व्हेन द पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टी अनुबंध करने में सक्षम है, या फिर देयर कंसेंट इज फ्री एंड देयर ऑब्जेक्ट इज लॉफुल, या फिर पार्टीज की सहमति स्वतंत्र है और उनका उद्देश्य वैध है। हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना चाहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहते हैं तो उसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं, उसमें कुछ आवश्यक चीजें होती हैं। अगर आप उन आवश्यक चीजों को अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है थोड़ा सा घुमा के कि कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाएगा? जब पार्टीज का फ्री कंसेंट होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा और जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ न कुछ कंसीडरेशन होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशंस हैं एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करने के लिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बिकॉज एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर इज सम कंसीडरेशन फॉर इट, व्हेन पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज फ्री एंड द ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। टिक कर लेते हैं। इसका हिंदी में हो जाएगा ऊपर के सभी, क्योंकि ये जो सभी के सभी विकल्प हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स यानी कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ इज ए। एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल एट लॉ होता है, यानी ऐसा समझौता जिसको कानून के माध्यम से इन्फोर्स कराया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में कानून द्वारा प्रवर्तनीय एक समझौता है। प्रवर्तनीय समझौता, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, या फिर स्वीकृत वादा, या फिर धारा 2H के तहत अनुबंध। बड़ा ही अच्छा डिफिनेशन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होता है लॉ के द्वारा, उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? तो हमने आपको बार बार बताया है, द एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इट इज नथिंग, इट इज कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन दिया कहां है? कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
डी दैट इज कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि ऑफर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए इज, यानी धारा 2 ए के तहत परिभाषित प्रस्ताव है। तो आपको पता है प्रपोजल किसे कहते हैं, आपको पता होगा प्रपोजल किसे कहते हैं, ऑफर किसे कहते हैं। इसमें दिया है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचार को प्रस्ताव कहते हैं, या फिर सजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर, यानी किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अगर सुझाव दिया जा रहा है तो क्या वो प्रस्ताव है, या फिर विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर देयरटू, यानी किसी अन्य की सहमति प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा को ही तो ऑफर कहते हैं। विलिंगनेस टू डू और ऑब्स्टेन समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग इन ऑर्डर टू गेट द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज कॉल्ड ऑफर। ऑफर जो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में डिफाइन किया गया, उसका मतलब यही है कि आप किसी इंसान को या तो कोई चीज कराना चाहते हैं उससे, या तो किसी चीज को कराने से उसको मना करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, यही ऑफर होता है। तो ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है। विलिंगनेस टू डू मतलब आपकी इच्छा है उससे कोई काम कराने की, उससे सहमति लेने की, या फिर किसी काम को न कराने की, या फिर किसी काम की असहमति लेने की, तो उसी को हम ऑफर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी दैट इज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग in order to obtain the assent of other thereto is called offer as defined under section 2 subsection A of Indian Contract Act 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के हिसाब से ये है आपकी ऑफर की परिभाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव है। तो आपको पता होगा कि अगर आप प्रॉमिस करते हैं या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस करते हैं, और यदि उस प्रॉमिस से या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस से कोई कंसीडरेशन अराइज होता है, तो वो प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस एक एग्रीमेंट बन जाता है, एक समझौता बन जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला सेक्शन 2 सबसेक्शन एच कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन, दूसरा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफर का, और सेक्शन 2 सबसेक्शन ई एग्रीमेंट का भी जो सेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा सेक्शन एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2, हिंदी में पूर्ण प्रतिफल के भुगतान पर। अच्छा ये तो गलत दिया है, एक मिनट, अच्छा ऊपर दिया है धारा 2 ब्रैकेट में ई के अनुसार समझौता, यानी अगर कोई इंसान प्रॉमिस करता है या फिर कोई सेट ऑफ प्रॉमिस करता है, यानी बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है, और उस प्रॉमिस की वजह से, उस सेट ऑफ प्रॉमिस की वजह से अगर दोनों के लिए कोई कंसीडरेशन अराइज होता है, उसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन ऑफर। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव है। ऑप्शन दिए गए हैं, निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रण में आरक्षित मूल्य का निर्धारण, पूर्ण प्रतिफल के भुगतान पर, हिंदी में हो गया, इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में है फिक्सेशन ऑफ रिजर्व प्राइस इन एन इन्विटेशन फॉर सबमिशन ऑफ टेंडर्स। दूसरा ऑप्शन है अ डेवलपमेंट अथॉरिटी मेकिंग अनाउंसमेंट फॉर allotment of plots on first come and first serve basis on payment of full consideration। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, इसमें से प्रस्ताव कौन सा है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान सा इसका ऑप्शन भी है। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगर कोई कंपनी है, कोई पर्टिकुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर वो अनाउंसमेंट कर रही है कि हमें प्लॉट का
प्लॉट को आपको देना है, तो ये एक ऑफर है। बाकी इसमें जो भी ऑप्शंस हैं आपके, फिक्सेशन ऑफ रिजर्व प्राइस, जैसे इट इज नॉट एन ऑफर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बी, दैट इज अ डेवलपमेंट अथॉरिटी अनाउंसमेंट मेकिंग अनाउंसमेंट फॉर एन अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स ऑन फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस। उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिंदी में पूर्ण प्रतिफल के भुगतान पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भूखंडों का आवंटन करने के विकास प्राधिकरण की घोषणा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो आपको एक ऑफर दे रही है, आपको एक प्रस्ताव दे रही है कि अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ प्लॉट खरीद सकते हैं, और वो जो प्लॉट अलॉट होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, यानी जो इंसान सबसे पहले अप्लाई किया होगा उसको सबसे पहले प्लॉट अलॉट किया जाएगा। तो एक तरह से ऑफर ही तो है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करने का मतलब यही है कि आपको चीजें समझ में आए। अगला क्वेश्चन है विच इज करेक्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, अगली बार से डिस्टर्ब नहीं होगा। विच इज करेक्ट, इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट, या फिर एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में प्रस्ताव हो सकता है, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ऊपर है, इसका ऊपर देखते हैं कौन सा सही है। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन, वादा प्लस प्रतिफल बराबर समझौता, समझौता प्लस प्रवर्तनीयता बराबर अनुबंध। तो आपको पता है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर दिया जाता है, ऑफर देने के बाद ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं एक्सेप्टेंस दी जाती है, और एक्सेप्टेंस देने के बाद वो जो ऑफर होता है, वो जो एक्सेप्टेंस होता है, वो दोनों मिलके प्रॉमिस बन जाते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। हमने प्रॉमिस के डिफिनेशन में भी पढ़ा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखें, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ही है। एंड एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। इसमें से सभी के सभी सही हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, प्रपोजल में भी, प्रपोजल कैसा हो सकता है, हिंदी में प्रस्ताव कैसा हो सकता है, निहित या व्यक्त यानी इंप्लाइड और एक्सप्रेस, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, जनरल यानी सामान्य, या फिर एनी ऑफ दी अबव। तो प्रपोजल इंप्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, प्रपोजल आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। यानी प्रपोजल के ये अलग अलग प्रकार हैं, ये ऑफर्स के अलग अलग प्रकार हैं जो दिए गए हैं, इसमें से किसी भी प्रकार का ऑफर हो सकता है। वो जनरल भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो इंप्लाइड भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑफर मेड विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड। अगर आप कोई ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं जिसमें आप कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं, ना ही आप शब्द बोल रहे हैं, ना ही आप शब्द लिख रहे हैं, यानी आप शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रस्ताव को हम कैसा प्रस्ताव कहेंगे। इंग्लिश में एक ऐसा ऑफर आप दे रहे हैं जिसमें आप वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, ना आप लिख रहे हैं शब्द, ना आप बोल रहे हैं शब्द, तो किसको किस प्रकार का ऑफर कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इंप्लाइड ऑफर। ऐसा ऑफर जिसमें ना हम बोलते हैं ना हम कुछ लिखते हैं, यानी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ऑफर मान लिया जाता है, फिर भी ऑफर हम दे देते हैं। इसको हम इंप्लाइड ऑफर कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑफर होता है वो शब्दों से नहीं, वो लिखने से नहीं, ये ऑफर आपके कंडक्ट से बनता है, आपके बिहेवियर से बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप विद अ प्राइस टैग इज एन। हिंदी में किसी दुकान में मूल्य टैग के साथ परिदर्शित एक सामान है। तो हमने आपको बताया था एक होता है ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। तो अगर किसी भी दुकान पे प्राइस के साथ कोई सामान रखा हुआ है और आप उसको देखते हैं,
देन दिस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। वो ऑफर नहीं है। वो ऑफर तब होता जब वो दुकानदार आपको कहता है कि मैं आपको सामान बेच रहा हूं 50 रुपए का, तब वो ऑफर होता है, क्योंकि वो पर्सनली वहां पे जो दुकानदार है वो आपको ऑफर करता है, वो सामान देता आपको एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली, तो फिर उस कंडीशन में उसको ऑफर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे वो सामान रखा हुआ है विथ अ प्राइस टैग, एंड दैट्स वाई उसको हम इन्विटेशन टू ऑफर कहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा हिंदी में लिखा है यहाँ पे प्रस्ताव के लिए निमंत्रण, यानी यहाँ पे निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफर इंप्लाइडली या एक्सप्रेसली नहीं दिया जा रहा, आपको एक आमंत्रण, आपको एक निमंत्रण दिया जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पे एक चीज रखी हुई है, अगर आप चाहें तो आप हमसे मांग सकते हैं। जब आप मांगने जाएंगे तब वो इंसान आपको ऑफर देगा और फिर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे और वो चीज आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हिंदी में गलत कथन ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले एक एग्रीमेंट होता है, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि एग्रीमेंट सोशल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा लीगल होता है, रिलीजियस नहीं होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। यानी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा ही किसी कीमत पे। अगला ऑप्शन है द टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। यानी हिंदी में एक बार देख लेते हैं इसको। संविदात्मक आशय का परीक्षण वस्तुनिष्ठ होता है, ना कि व्यक्तिपरक। अगला ऑप्शन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन कम्युनिकेटेड टू ऑफर। अब यहां फाइंड आपको क्या करना है? गलत स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं, वो सब्जेक्टिव नहीं होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। आपका जो इंटेंशन है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे आपका निर्धारित होता है कॉन्ट्रैक्चुअल टेस्ट। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, यानी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है हिंदी में स्वीकृति प्रस्तावक, जब स्वीकृति प्रस्तावक तक पहुंच जाती है तो हम उसको मान लेते हैं कि वो एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जब तक हम ऑफर कम्युनिकेट नहीं करते हैं ऑफरर तक, तब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है। यानी एक्सेप्टेंस तभी हो सकता है जब ऑफर कम्युनिकेट किया गया हो, जब प्रस्ताव का संचार किया गया हो, तभी स्वीकृति हो सकती है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है द पार्टी इनवाइटिंग टेंडर्स इज बाउंड टू एक्सेप्ट द लोवेस्ट टेंडर। हिंदी में निविदा आमंत्रित करने वाली पार्टी न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप टेंडर्स को इनवाइट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो पार्टी लोवेस्ट टेंडर पे बिड कर रही है उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि हाईएस्ट टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया जाए, हो सकता है कि मिड टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया जाए। इट इज ए सब्जेक्टिव जजमेंट, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव जजमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज द पार्टी इनवाइटिंग टेंडर्स इज बाउंड टू एक्सेप्ट द लोवेस्ट टेंडर। ये गलत है, बाकी सबके सब सही है। ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम लाएंगे आपके लिए और भी 10 क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और अगर आप चाहते हैं कि इन सारे एमसीक्यूज का एक्सेस आपको मिले, आप हमारे माध्यम से पढ़ें, आप हमारे साथ डाउट सॉल्व करें और आपके पीवाईक्यूज आपको मिले। जितनी भी चीजें सेमेस्टर एग्जाम से संबंधित हैं, सेमेस्टर एग्जाम में आपको टॉप कराने में आपकी मदद करती हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाने में आपकी मदद करती हैं, वो सारी की सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे वन स्टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से आपको दी जा रही है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए और बनाइए अपने सेमेस्टर की जर्नी को अभी तक की सबसे शानदार
और यादगार जर्नी। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।